जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आप लोगों को जैसा कि पता है कि नेवी एसएसआर के लिए, अग्निवीर जीडी के लिए जो यहाँ पर सीरीज चलाई जा रही है, आज प्रैक्टिस सेट नंबर अपना 15 रहेगा साइंस का। इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, हर एक क्वेश्चन के ऑब्जेक्ट पे भी बात करेंगे और क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, बिना किसी देरी के। आज थोड़ा सा गला है मेरे भाई, लेकिन प्रैक्टिस सेट तो होगा कंप्लीट। ओके, चलो। पहला क्वेश्चन लिखा था, ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज, वर्तमान में धारा की इकाई। वर्तमान यानी करंट की बात नहीं कर रहा बेटा, यहाँ विद्युत की बात कर रहा है कि विद्युत धारा की जो इकाई है, ऐसा यूनिट है बेटा, वो किसे कहा जाता है। एक बात बताओ, ध्यान से सुनिए। जो कूलम्ब होती है ये तो इलेक्ट्रिक चार्ज की है। किसकी होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज की होती है। इसको मैं हिंदी में बोलूँ तो विद्युत आवेश की। तो विद्युत आवेश की ऐसा ही यूनिट पूछे, है ना, तो विद्युत आवेश की क्या होती है? कूलम्ब होती है। सर ओम क्या होती है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की होती है। किसकी होती है दोस्त? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की होती है। हिंदी में क्या कहा जाता है इसको? विद्युत प्रतिरोध, है ना। ये किसकी होती है? विद्युत प्रतिरोध की होती है। तो प्रतिरोध की अगर ऐसा यूनिट पूछता है तो मेरे भाई आपको ओम लिखना है। हो किसकी होती है? रेजिस्टिविटी की, यानी कि चालकता की। किसकी? रेजिस्टिविटी की, यानी कि चालकता की ऐसा इकाई कौन सी होती है? होती है। तो अपन ये तीन को हटा दे तो हमारे पास पे एक ही ऑप्शन बच रहा है, एम्पियर। एम्पियर जो होता है वो ऐसा यूनिट होती है किसकी? करंट। करंट को किस में मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर है एकदम ऑप्शन नंबर ए है। कोई दिक्कत है किसी को भी? अगले क्वेश्चन में चलेंगे। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द सरफेस ऑफ द मिरर इज नोन एज, दर्पण की सतह से केंद्रीय बिंदु को के रूप में जाना जाता है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। जब आप यहाँ पर दर्पण की बात करो, मिरर की बात करो, मान लीजिए मैं कौन के मिरर को अगर यहाँ पर इस तरीके से बनाने की कोशिश करूँ तो कौन के मिरर पे ये किस तरीके से अपन लाइन को क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं। अब जितने भी इस पे पॉइंट होंगे सारे पॉइंट को अपन क्या कर लेते हैं? कंक्लूड कर लेते हैं। देखो यहाँ पर पूछा गया था सेंट्रल पॉइंट, तो सेंट्रल पॉइंट तो ये है और इसको बोला जाता है दोस्त पोल। क्या बोला जाएगा? पोल। अच्छा, यहाँ पर होता है कौन? एफ, यानी कि फोकस। फिर यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और लास्ट में क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। अब आपने हमेशा से ये पढ़ा होगा कि जब भी किसी कोन के मिरर पे कोई भी प्रकाश किरण आके ऐसे टकराती है, कोई भी प्रकाश किरण आके क्या होती है दोस्त? टकराती है। बात ध्यान से सुनिएगा, है ना। बहुत छोटे छोटे से पॉइंट है बट यहाँ से बना लेता है। तो जब ये वापस लौटेगी तो वापस कहाँ से लौटेगी? यहाँ से टकराने के बाद जिस भी पॉइंट से ये वापस लौटेगी उसे ही हम लोग फोकस बोलते हैं। उसे ही क्या बोलते हैं दोस्त? फोकस बोलते हैं। तो देखो बहुत सारे लोग ये बोले थे सर कुछ थोड़े बहुत जो क्वेश्चन है फिजिक्स के भी कराते चलिए ताकि हमारा बर्डन कम हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, और वापस से चाहे आप किसी भी तरीके से इसको बनाने की कोशिश करो। मैं मतलब कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ आप लोगों से कि ये देखो ये क्या होता है? ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है इन्फिनिटी, यानी कि ये अनंत है, ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस है और ये क्या हो जाएगा? पोल। अच्छा, ये सेंटर से लेकर यहाँ तक की ओवरऑल दूरी को बोलता है रेडियस, यानी कि त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिज्या। साहब ये पीछे की तरफ ये लाइन है ना, इसको बोला जाता है प्राइमरी एक्सिस, यानी कि मुख्य अक्ष बोला जाता है या मुख्य लाइन भी कहा जाता है। अब यहाँ से ये बोला कि दर्पण की सतह से केंद्रीय बिंदु को, दर्पण की सतह से केंद्रीय बिंदु को तो पोल कहा जाएगा। तो डेफिनेटली फोकस तो है नहीं, फोकस तो बेटा ये है। आगे पोल बचा है। ऑप्शन नंबर कौन सा हमको दिखाई दे रहा है? बी वाला एकदम करेक्ट है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है किसी को भी? ये कौन के मिरर की मैं बात कर रहा था, तो कॉन्वेक्स के लिए जस्ट उल्टा कर देना। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्यूल स्पेशली यूज्ड इन रॉकेट। रॉकेट में उपयोग होने वाले फ्यूल को क्या कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला है प्रोपेलेंट। प्रोपेलेंट को हिंदी में प्रणोदक भी बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? प्रणोदक भी बोला जाएगा। तो दोस्त अगर बहुत प्यार से इस क्वेश्चन को करेंगे तो आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए वाला ही। यानी कि जो रॉकेट में यूज होने वाला फ्यूल होता है उसको इंग्लिश में प्रोपेलेंट और हिंदी में प्रणोदक कहा जाता है। बताइए कोई दिक्कत था? कहीं पर भी दिक्कत नहीं था मेरे शेरों। एकदम से छोटे छोटे क्वेश्चन थे। सोलर का उपयोग करते नहीं है, पेट्रोल का नहीं करते, पेट्रोल को उसके जो ईंधन है उसको प्रोपेलेंट या प्रणोदक कहा जाता है। सिंपल सी बात है। हाँ, पेट्रोल से मैंने एक क्वेश्चन जरूर आपको बताया था कि बनाने की पॉसिबिलिटी है कि जो पेट्रोल होता है उसकी क्वालिटी किस में मापी जाती है? ऑक्टेन नंबर में मापी जाती है। ये आपको भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द लाइटेस्ट मेटल इज, सबसे हल्का धातु कौन सा है? सोडियम है, लिथियम है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है। तो बच्चा अगर बहुत ध्यान से देखोगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे जिगर के छल्लो, ये बताओ कि इसमें सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी, सबसे हल्की कौन सी मानी जाती है? लिथियम मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है दोस्त? लिथियम मानी जाती है। बोलो हाँ जी। लेकिन यहीं तक बात आपको खत्म नहीं करनी है। लिथियम के साथ साथ आपको ऑस्मियम भी याद रखना है। सबसे हैवीएस्ट मेटल पूछे
क्या पूछे, हैवीएस्ट मेटल पूछे, यानी कि सबसे भारी धातु की बात करेगा कि सबसे भारी धातु कौन सी है। तो बिल्कुल मेरे दोस्त आप लगा के आओगे भारी धातु में ऑस्मियम। अरे भाई क्या लगा के आओगे, ऑस्मियम लगा के आओगे। तो उस ऑस्मियम आप बिल्कुल डेफिनेटली लगा के आ जाओगे, OS इसका सिंबल हो जाएगा। ठीक है, सोडियम तो होता है हाईली रिएक्टिव मेटल, क्या हो जाएगा, हाईली रिएक्टिव मेटल। अच्छा, इससे भी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है पोटेशियम, है ना, इससे भी ज़्यादा कौन सी होती है, पोटेशियम होती है, ये बात ध्यान रखना। अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील। हालांकि पोटेशियम और सोडियम जो होता है 19-20 का फर्क है, बाकी दोनों बराबर ही क्रियाशील होती हैं। तो अत्यधिक क्रियाशील में पूछे धातु कौन सी है, सोडियम है। अगर सोडियम ऑप्शन में नहीं होगा, डेफिनेटली जो होगा वो पोटेशियम होगा। तो पहला पोटेशियम है, देन सोडियम है, पहला पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। ये आपकी रिएक्टिविटी है। ये मैग्नीशियम है और ये क्लोरीन है। तो सबसे हल्की धातु, सबसे भारी धातु, ये आपको बताना है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, कमेंट बॉक्स में आपको बिल्कुल इसका आंसर जरूर छापना है। पहला क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल में टोटल ज्ञात तत्वों की संख्या, इसमें नेचुरल कितने हैं, आर्टिफिशियल कितने हैं, मेटल कितनी है, नॉन मेटल कितनी है और मेटालॉइड कितनी है, ये सारे आपको कमेंट बॉक्स में छापना है अगर पता है तो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। लिखा हुआ है द चीफ और ऑफ एल्यूमिनियम इज, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है। देखो चीफ की अगर बात करें तो दोस्त बॉक्साइट है। हालांकि क्रायोलाइट भी किसका है, एल्यूमिनियम की है, लेकिन एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क की अगर बात करेगा तो बिना सोचे समझे आप बॉक्साइट लगा देना। आयरन के लिए तो मैंने आपको हीमोटाइट, सेडेराइट, लिमोनाइट ये सब कुछ बताया था, और एक बताया था आयरन पायराइट, मूर्खों का सोना। आयरन पायराइट भी इसी का अयस्क होता है, मूर्खों का सोना। देखो हेमेटाइट ये लोहे का ही क्या होता है, अयस्क होता है, और सबसे ज़्यादा लोहा हेमेटाइट से ही निकाला जाता है। कभी कभी ऐसा बोला जाता है Fe3O4 है बेटा ये, और इसी को अपन इस तरीके से भी जानते हैं कि चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, हेमेटाइट का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्त, एकदम सिंपल सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको लेके चलना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। यकीन मानिए, डेली आप प्रैक्टिस सेट बस को देखो, आप लिखोगे भी नहीं, अगर देखते भी रहोगे तो आपके दिमाग में कुछ तो क्वेश्चन छपेंगे, फिर एक दिन बैठ के सारे लिख डालना। आगे देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है। इधर लिखा है डेफिशिएंसी ऑफ आयरन लीड टू, लोहे की कमी से होने वाला रोग। ठीक है, लोहे की कमी से कौन सा रोग होगा सर, रिकेट्स, मलेरिया, डेंटल कैविटी और एनीमिया। रिकेट्स तो समझिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हो रहा था। जब मैं आपको विटामिन पढ़ा रहा था तब याद कीजिए, मैंने आपको बोला था कि अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो रिकेट्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ क्या है, जितने भी विटामिन हैं, हर विटामिन की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारियाँ जरूर पढ़ के जाइएगा। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी, विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से होने वाला था रिकेट्स, विटामिन ई की कमी से क्या हो रहा था, जल्दी से बताइए, रिप्रोडक्टिव विटामिन कहा था, याद है किसी को। एक तो झुर्रियाँ पड़ना, त्वचा में झुर्रियाँ पड़ना, दूसरा कि आप स्टेरिलिटी होने के चांस बढ़ जाते हैं, यानी कि बांझपन के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग अच्छे से नहीं होगा। मलेरिया क्या है, एक प्रोटोजोवा से होने वाली बीमारी है, एक प्रोटोजोवा से होने वाली बीमारी है, और उस प्रोटोजोवा का नाम किसी को पता है, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। क्या था, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स। मतलब ये 2 ऑप्शन तो खत्म है। तीसरा, डेंटल कैविटी, तो भैया मीठा खाने से होती है, मीठा खाओगे तो वहाँ बैक्टीरिया अटैक करेगा तो एसिड रिलीज करेगा, और धीरे धीरे आउटर लेयर को, दांतों की आउटर लेयर को बोला जाता है एनामेल, जो हमारे बॉडी का सबसे कठोर पदार्थ होता है, उसको धीरे धीरे डैमेज करेगा, खत्म करेगा और कैविटी कर देगा आपके दांतों में। तो बचा क्या था दोस्त, एक ही पार्ट बचा था, एनीमिया। मतलब आयरन की कमी से एनीमिया होता है, यानी खून की कमी होना, सीधी बात, हीमोग्लोबिन की कमी होना। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। निम्न में से किसकी सबसे मजबूत ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होगी। क्लोरीन की होगी, फ्लोरीन की होगी, ब्रोमीन की होगी और आयोडीन की होगी। चलिए 4-5 क्वेश्चन बहुत प्यारा सा बन रहा है, यहाँ से आंसर बताइए आप लोग किसकी होगी। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। देखो सबसे मजबूत की अगर बात करें, ठीक है, किसके सबसे मजबूत प्रॉपर्टी, ब्लीचिंग प्रॉपर्टी की बात करें तो दोस्त क्लोरीन की होती है। किसकी होती है, क्लोरीन की होती है, ये बात ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, एक और चीज़ कभी कभी आती है, जो ब्रोमीन आप लिखते हो ना, ब्रोमीन से क्वेश्चन बना सकता है। हालांकि इसका जो आंसर है वो क्या है, क्लोरीन है, बट ब्रोमीन से क्यों आंसर बना सकता है। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है। कैसा है, नॉन मेटल, यानी कि अधातु है। एक ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ऐसी अधातु जो लिक्विड फॉर्म में है। जैसे अपन ने धातु में लिखा था ना,
कौन? धातु में क्या लिखा था कि सर जो मरकरी है Hg है ऐसी धातु है जो लिक्विड अवस्था में होती है, वैसे ही ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है। सर ब्रोमीन के साथ साथ आयोडीन भी एक नॉन मेटल है और जो चमकदार होता है। कभी कभी बोला जाता है कि जो आयोडीन होता है या नॉन मेटल होती है चमकदार नहीं होता, बट एब्स्ट्रक्शन केस है, अपवाद है, तो आप बिल्कुल लगा के आओगे कि सर आयोडीन एक धातु भी है और चमकदार भी होती है। ठीक है, तो इसका परफेक्ट आंसर क्या है? क्लोरीन। अच्छा, ब्रोमीन के बारे में एक और, सबसे स्लोअर ब्लीचिंग एजेंट पूछे तो भी यही है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? क्लोरीन। सबसे कमज़ोर कौन सा है? ब्रोमीन, है ना, ब्लीचिंग एजेंट। अगला, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज, पृथ्वी के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, 46.6%। भैया ये आप जरूर याद रखे रहिएगा, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और कार्बन, ये बिल्कुल ही लिखना है। 46.6% ऑक्सीजन लगा के आओगे। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अर्थ क्रस्ट। नेक्स्ट चलते हैं, आगे चलें दोस्त। नेक्स्ट, Which of the following gases do not form part of atmosphere? निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल का हिस्सा नहीं है? तो भैया एक बात बताओ, नाइट्रोजन तो 78% थी एटमॉस्फेयर में, मतलब ये तो है पार्ट, तो इसका तो ऑप्शन ही खत्म करो। सर दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, है ना, हालांकि अब ऑप्शन में 0.04% भी लिखा मिल सकता है आपको। सर ऑक्सीजन भी थी, बिल्कुल 21% तक थी। हाँ सर, ऑप्शन में 21 की जगह 20.96% भी लिखा आ सकता है। तो कुल मिला के सर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तो होता है एटमॉस्फेयर में, क्या नहीं होता? क्लोरीन गैस नहीं होती। कौन सी नहीं होती? क्लोरीन गैस नहीं होती। मतलब एटमॉस्फेयर का कौन सा पार्ट नहीं है? क्लोरीन गैस पार्ट नहीं है। तो भाई सिंपल से क्वेश्चन है, चाहे केमिस्ट्री के हो, चाहे बायोलॉजी के हो, चाहे फिजिक्स के हो। नाइट्रिक एसिड डज नॉट रिएक्ट विथ, नाइट्रिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता। किसके साथ नहीं करेगा? अच्छा ये बताओ, इनमें से अगर मैं डायरेक्टली आपसे पूछूं कौन रिएक्शन नहीं करेगा? सर कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, जिंक। सर गोल्ड ही होता है जनरली तौर पे। नाइट्रिक एसिड हो चाहे लगभग कोई भी एसिड हो, गोल्ड बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करता है। बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं करता। आप लंबे समय तक सोने को छोड़ दीजिए, काला पड़ जाएगा। कॉपर को छोड़ दीजिए, कॉपर में भी कालापन आ जाएगा। चांदी में भी कालापन आ जाएगा, चांदी काली पड़ जाती है। ठीक है, तो अगर पूछता है नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 की बात कर रहा है, जिसको अम्लों की रानी भी कहा जाता है। और सर H2SO4 अम्लों का राजा है, सल्फ्यूरिक एसिड अम्लों का राजा, नाइट्रिक एसिड अम्लों की रानी। ये आप याद रख लीजिए, प्यारा सा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। Question number 11. Brass gets discolored in air because of the presence of which of the following gases in air? हवा में निम्न गैसों में कौन सी उपस्थिति के कारण पीतल हवा में निराश हो जाता है? निराश का मतलब बेटा काला पड़ना, है ना। पीतल काला कब पड़ जाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं सर, हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में। बिल्कुल सर। एक्चुअली में होता क्या है, जब हम ब्रास को, पीतल को खुले में छोड़ देते हैं ना, तो ऑक्सीजन में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ वो रिएक्ट करके काली पड़ जाती है। तो सिंपल सी बात है, वो यही पूछा भी गया कि पीतल को हवा में छोड़ देने पर क्या, किससे रिएक्ट करेगा? सर ऑक्सीजन नहीं लिखना है। जब तक ऑप्शन में हाइड्रोजन सल्फाइड है तब तक तो आपको हाइड्रोजन सल्फाइड ही लिखना है। बताइए कोई दिक्कत है किसी को भी? कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं तो मैं नेक्स्ट चलता हूँ। नेक्स्ट आगे देखो क्या लिखा है। द वेल मेटल इज एन अलॉयज ऑफ, जो वेल धातु होती है किसकी एक मिश्र धातु है ना, किसकी एक मिश्र धातु है बेटा? निकेल एंड कॉपर, जिंक एंड कॉपर, टिन एंड कॉपर और टिन एंड एल्यूमिनियम। जल्दी से बताओ, ऑप्शन A, B, C, D किसकी बात कर रहा है? वेल मेटल की बात कर रहा है। और वेल मेटल उसी की बनती है जिसके ब्रॉन्ज बनता है। कॉपर और टिन, टिन एंड कॉपर, बिल्कुल सर। अच्छा, इसका परसेंटेज अगर चेंज कर दिया जाए तो ब्रॉन्ज भी बनता है। क्या बनता है? ब्रॉन्ज भी बनता है। ब्रॉन्ज अलॉयज नाम सुना है? कांस्य। तो जो कांस्य बनाया जाता है ना, वो भी इसी का बनाते हैं। किसका? इसी का बनाते हैं। और इसी की वेल मेटल भी। पर दिक्कत यह है कि इनका परसेंटेज जो है वो इधर उधर कर लेते हैं। कॉपर प्लस जो जिंक होता है, कॉपर प्लस जिंक से ब्रास बनाते हैं, यानी कि पीतल बनाते हैं। बताइए, कॉपर प्लस जिंक से क्या बनाते हैं? पीतल बनाते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? सर कोई दिक्कत नहीं है सर, इससे तो पीतल बनता है, ब्रास बनता है, इन दोनों को मिला के। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्यारा सा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। सोचिए, मेटल ऑफ द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज, एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट की धातु है। जो विद्युत बल्ब होता है उसके अंदर जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होगा? सर आयरन, टंगस्टन, नाइक्रोम और कार्बन का। देखो एक ऑप्शन तो वैसे ही डिलीट हो जाएगा, कार्बन का तो पॉसिबल नहीं है, हटा ही दो। सर लोहे का भी नहीं बनाया जा सकता,
सर 2 चीज़ें हटा दो, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर है फिलामेंट, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होना चाहिए। तो टंगस्टन है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट है 3422 डिग्री सेल्सियस, जो बिल्कुल धातुओं में सबसे ज़्यादा है। तो अगर आपसे पूछता है कि सर विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है किसका बना होता है, टंगस्टन का, इसका सिंबल क्या होता है, देखो सिंबल है W, क्या है सिंबल W। लेकिन नाइक्रोम का पूछे कि नाइक्रोम का उपयोग कहाँ किया जाता है, भैया हीटर के तार बनाने में, बिल्कुल डायरेक्ट पूछ लेता है कि हीटर का जो तार होता है किसका बनाया जाता है, नाइक्रोम का, निकल क्रोमियम का, निकल और क्रोमियम का, नाइक्रोम का बना होता है। भाई कोई दिक्कत है किसी को, सिंपल सी चीज़ थी भैया, अगर इसमें ध्यान से देखोगे तो इसी में आंसर मिल जाता है कभी कभी। तो हीटर का तार किसका बना होता है, नाइक्रोम का। अगर आपसे पूछ रहे विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन, यानी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट 3422 डिग्री सेल्सियस और इसका सिंबल W होता है। नेक्स्ट आगे आ जाओ। विच मेटल इज़ यूज्ड इन एक्यूमुलेटर बैटरी, संचायक बैटरी के में किस धातु का उपयोग किया जाता है, भैया लीड स्टोरेज बैटरी की बात कर रहा है तो बिल्कुल उसमें क्या होगा, लेड यूज़ होगा। लेड स्टोरेज बैटरी की बात कर रहा है तो संचायक बैटरी में अगर आपसे पूछा जाता है किस धातु का उपयोग करेंगे तो किसका करेंगे, लेड का करेंगे। कॉपर, आयरन और जिंक का तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे भाई, ये जरूर याद रखिए ना, बैटरी में अधिकतर लेड ही लगाना, क्योंकि कुछ बैटरी तो लेड स्टोरेज बैटरी करके नाम आता है, उससे याद रख सकते हो। द ग्लास यूज्ड फॉर मेकिंग लेबोरेटरी अपैरेटस इन, प्रयोगशाला तंत्र बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कांच, जो भी स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में जो भी लेबोरेटरीज होती हैं उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यानी जो कांच के छोटे छोटे बीकर वगैरह होते हैं, फनल वगैरह होती हैं, उसको बनाने में किस कांच का उपयोग करेंगे। सर हार्ड ग्लास तो बिल्कुल नहीं कर सकते, सॉफ्ट ग्लास नहीं यूज़ कर सकते, पायरेक्स ग्लास होता है, पायरेक्स ग्लास होता है। पायरेक्स कांच का एक टाइप होता है ना, कांच का क्या होता है, एक टाइप होता है, ये याद रखे रहिएगा दोस्त। नेक्स्ट, द इंटेंसिटी ऑफ साउंड दैट कैन डैमेज द लेयर ऑफ ईयर इज, ध्वनि की तीव्रता जो कान की परत को नुकसान पहुंचा सकती है। देखो जब मैंने बोला था कि ध्वनि की तीव्रता को किससे मापते हैं, डीबी से मापते हैं। किससे मापते हैं दोस्त, डीबी में, यानी कि डेसिबल में। और अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सर इसके अकॉर्डिंग लगभग 45 से लेकर 55 डीबी तक नॉर्मल है। क्या है, नॉर्मल। हालांकि ये अधिकतम है, रियायती इलाके में अधिकतम है 40, 45, 40, 45, 35, 45, 35, 45, इसमें हम बातचीत करते हैं तो 20 तो हो नहीं सकती सर, 100 तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, 160 में तो तुरंत आदमी ख़त्म हो जाएगा, मतलब कान के पर्दे वर्दे तुरंत फट जाएंगे, 100 भी बहुत होता है। तो ये जो आंसर है वो कौन सा है, 60 वाला है। मतलब अगर 60 dB से ऊपर की अगर ध्वनि हो गई ना तो हमारे कानों की जो परत होती है, पर्दा जिसको बोला जाता है, ईयर ड्रम, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, ख़त्म होना शुरू हो जाता है, यानी कि ख़राब होना शुरू हो जाता है, तो हमको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंसिस्ट ऑफ, किसी भी एटम्स के एक न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो बाबू ये हो गया आपका एटम्स, ये बीच में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में एक होता है प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज लेता है, एक होता है न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल रहता है, और बाहर की कक्षा में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज लेते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि दोस्त यहाँ पर बात की जा रही थी न्यूक्लियस की, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोस्त प्रोटॉन क्या होता है, आप ऐसे समझ लो, अगर कभी किसी का एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पूछा जाता है ना, तो वो डायरेक्ट आपसे पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, तो एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉनों की संख्या। एटॉमिक मास पूछे तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन दोनों को जोड़ दो तो एटॉमिक मास, अकेले प्रोटॉनों की संख्या बोल दो तो एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये भी सिंपल सी कहानी थी। आगे देखो, द फ्लोरल पार्ट दैट रिसीव पॉलिन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन इज, परागकण के दौरान परागकण प्राप्त करने वाला पुष्पीय भाग, परागण के दौरान परागकण को, है ना, देखो परागकण मेल फ्लावर में होते हैं, पॉलिन ग्रेन्स किस में होंगे, मेल फ्लावर में, और मेल फ्लावर के जस्ट ऊपर की तरफ होता है ऐसे एक पार्ट एंथर, क्या बोला जाता है, एंथर। इस एंथर से बेटा ये परागकण यहाँ से उड़ के फीमेल फ्लावर पे जाएंगे, कहाँ पर, फीमेल, और फीमेल फ्लावर में भी एक ऊपर की तरफ एक पार्ट होता है जिसको बोला जाता है स्टिग्मा, क्या बोला जाएगा, स्टिग्मा। तो मतलब ऑप्शन में स्टिग्मा था, हाँ सर ये है स्टिग्मा। मतलब मेल फ्लावर के एंथर से ये पॉलिन ग्रेन्स उड़कर फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुँचने की जो प्रोसेस होती है ना, इसी को बोला जाता है पॉलिनेशन, है ना, परागण की प्रक्रिया। ठीक है, स्टाइल और ओवरी, भैया ये बिल्कुल याद रखना, ओब्यूल जो है ना इससे बनता है बेटा सीड, और ओवरी से बनता है फ्रूट। ये भी कभी पूछा जाता है कि बीज क्या है, तो आप बता सकते हो कंप्लीट मैच्योर ओब्यूल, है ना, इज कॉल्ड सीड,
बीज क्या है? बीज देखो ये होती है, आप फीमेल फ्लावर की जब स्ट्रक्चर को देखोगे ना इस तरीके से, ये बाहर की तरफ है ओवरी, तो जिससे बनता है फ्रूट, ओवरी से क्या बनेगा? फ्रूट यानी कि फल, और इसी के नीचे इधर पर होंगे ओव्यूल, ओव्यूल से क्या बनेंगे साहब? सीड बनेंगे, इसलिए तो सीड फ्रूट के अंदर होते हैं। ये बात आप समझो, छोटी सी चीज़ें हैं। इज द सिंबल ऑफ गोल्ड, गोल्ड का सिंबल कौन है? Mg तो मैग्नीशियम का है, Hg पाला का है, ये किसका है गुरुजी? ये मैग्नीशियम का है। किसका है? मैग्नीशियम का है। सर ये पारा का है, मर्करी। सर ये Ag यानी सिल्वर यानी चांदी का है। तो बचा फिर एक ही बचा था Au यानी कि गोल्ड, गोल्ड का सिंबल क्या है? Au। अच्छा एंटी, कुछ ऐसे सिंबल हैं जो अलग अलग हैं, जैसे मैंने बोला था ना टंगस्टन, क्या होता है? टंगस्टन, टंगस्टन का अगर आपसे पूछता है तो बिल्कुल आप लिखना W। सर लेड है ना, सीसा, लेड सीसा, तो सीसा का क्या लिखोगे? Pb, ठीक है। फिर आता है बेटा टिन, टिन का क्या आता है? Sn। फिर आता है एंटीमनी, क्या आता है? एंटीमनी, एंटीमनी का क्या हो जाएगा दोस्त? ध्यान से सुनिएगा, Sb। तो कुछ ऐसे सिंबल होते हैं जिनके नाम के करीब करीब भी नहीं घूमते, आपको दिक्कत हो जाएगी भाई Sb, Sn, Pb, W ये क्या है? आगे, लॉक जॉ इज द लास्ट फेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज, लॉक जॉ किस बीमारी का दूसरा नाम है ये बताओ, है ना। देखो डिप्थीरिया तो बिल्कुल ही नहीं थी, हाँ डिप्थीरिया में DPT वैक्सीन जरूर लगाते हैं, डिप्थीरिया पर्टिसिस टेटनस, ये वैक्सीन का नाम है ना, इसमें 3 बीमारियों में ये वैक्सीन लगाते हैं, डिप्थीरिया में, पर्ट्यूसिस में, टेटनस। पर्ट्यूसिस का मतलब होता है हुपिंग कफ, काली खांसी। सर निमोनिया तो बिल्कुल ही नहीं है। सिफिलिस STD है, STD का मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, अगर बहुत ज़्यादा शारीरिक संबंध बनाते हैं किसी से तो सिफिलिस होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो फिर भैया एक ही बचा था टेटनस, और ये एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, बैक्टीरिया से होने वाली। अरे बैक्टीरिया बोले तो हिंदी में बोलते हैं जीवाणु, और जीवाणु कौन सा? क्लास्ट्रीडियम टेटेनी। जीवाणु का नाम पूछे तो क्लास्ट्रीडियम, क्लास्ट्रीडियम टेटेनी, क्लास्ट्रीडियम टेटेनी, सही है ना। और सबसे मज़े की बात यह है कि सर इसका वेक्टर कौन है, वाहक कौन है, किससे फैलेगा? सर ये वाहक होता है रस्टिंग मेटल, जंग लगी हुई धातु, रस्टिंग मेटल, हिंदी में जंग लगी हुई धातु। कौन सी? जंग लगी हुई धातु। देखो मैं हिंदी बोलता जा रहा हूँ, एक एक पॉइंट से आपको बोलता हूँ, छोटी छोटी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ, इससे अच्छा कहाँ मिलेगा यार तुमको। फिर भी तुम लोग बताओ लाइक और कमेंट नहीं करते हो। लास्ट में कमेंट जरूर किया करो कैसी क्लास लगी है, क्लास में और कौन कौन से क्वेश्चन और टाइप करना है, कौन से नहीं रखना है, ये भाई कुछ चीज़ें तो बताओ। आगे देखो, बाइल इज प्रोड्यूस बाय, बाइल जूस किसके द्वारा बनाया जाता है? पित्तरस। भैया पित्तरस लीवर बनाता है, लेकिन ध्यान से सुनना, अगर बाइल जूस स्टोर का पूछे कि कहाँ पर स्टोर होता है, संचित कहाँ पर होता है, तो संचित होता है गॉल ब्लैडर में, यानी कि पित्ताशय में। कहाँ पर? पित्ताशय में। बनता कहाँ पर है पित्तरस? पित्तरस बनता है लीवर में, लेकिन स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में। पेट में तो भैया एक अम्ल बनता है HCl। पैंक्रियाज से कोई दिक्कत नहीं, ड्यूटेनम छोटी आंत का पार्ट है, कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 22 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन ऑफ डिलेड ब्लड क्लॉटिंग, निम्नलिखित में से कौन सी विलंबित रक्त थक्का जमने की स्थिति है? मतलब ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें ब्लड क्लॉट लेट जमता है? अच्छा लेट तभी जमेगा जब प्लेटलेट्स कम बनेंगी, और प्लेटलेट्स कम किस बीमारी में बनता था? सर हीमोफीलिया में। इसी को तो अपन ने रॉयल डिसीज भी कहा था, शाही बीमारी भी कहा था। इसी को अपन ने क्या बोला था? रॉयल डिसीज, हिंदी में शाही बीमारी। तो जब भी शाही बीमारी की बात करें तो भैया ये हीमोफीलिया है, और इसमें ब्लड क्लॉटिंग देरी से होती है। एनीमिया तो आयरन की कमी से, यानी कि आप सीधा सीधा बोल दो। हीमोटूरिया का मतलब होता है कि अगर आपके यूरिन के साथ साथ यूरिया बॉडी से बाहर ज़्यादा जाए। नेक्स्ट हेमरेज तो आपको पता ही है, ज़्यादा ब्लड निकलना। नेक्स्ट, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, उपग्रह संचार के लिए किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? बेटा अल्ट्रावायलेट का तो बिल्कुल ही नहीं है। इंफ्रारेड वहाँ जहाँ टेम्परेचर होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा गर्मी होती है, वहाँ पर इंफ्रारेड होता है। तो बचा क्या था? फिर माइक्रोवेव ही बचा था बेटा, क्योंकि मिलीमीटर जैसी कोई वेव है नहीं। टोटल कितने टाइप की थी? 7 टाइप की हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पहला कौन सा है? रेडियो, दूसरा माइक्रो, तीसरा इंफ्रारेड, चौथा विजुअल लाइट, पाँचवा यूवी रे, छठवां अल्फा एक्सरे, और फिर गामा रे। ठीक है, अल्फा नहीं, एक्सरे फिर गामा रे। नेक्स्ट, द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, ह्यूमन ब्लड का पीएच मान कितना होता है बेटा? 7.4, 7.4। हालांकि कई बार ऑप्शन में ऐसा लिख देता है 7.39 से 7.45,
इसके बीच में, तो लगभग 7.4 ही होता है मानव रक्त का पीएच मान। तो पीएच मान भी आपको यूरिन का याद रख लो, पसीना का याद रख लो, लार का याद रख लो, ब्लड का याद रख लो, छोटी आंत का पीएच मान याद रख लो, कुछ ऐसे बाइल जूस का रख लो, है ना, कुछ ऐसे आपको पीएच मान है जो याद रखने ही पड़ेंगे। अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, और लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? थायराइड। और थायराइड होती है एच आकार की या फिर तितली नुमा आकार की, बटरफ्लाई शेप की, ये बात ध्यान रखना। कहाँ पर होती है सर? गले में होती है, वेरी गुड। पैराथायराइड 4 होती हैं, ये भी गले में होती हैं। सर एड्रीनल किडनी के ऊपर होती हैं, कहाँ पर होती हैं? किडनी के ऊपर। अच्छा, इनकी लोकेशन पूछी जा सकती है। पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि यानी मास्टर ग्लैंड। अच्छा, पिट्यूटरी मटर के दाने जैसी होती है, ध्यान से सुनना, कभी पूछ ले कि मटर के दाने जैसी, लाइक अ पी ग्रेन, मटर के दाने जैसी ग्रंथि कौन सी है? तो बिल्कुल आप पिट्यूटरी को लगा के आओगे। बताओ, ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 15। कैसा लगा आप लोगों को दोस्तों? बहुत अच्छे से बताना है, और साथ ही साथ नीचे जो कमेंट बॉक्स आता है ना, उसमें ज़रूर अपने सजेशन दिया कीजिए, सर क्लास कैसी लगी है, क्लास में और क्या आपने को मांगता है, किस टॉपिक के एमसीक्यूज़ आपको लगते हैं, बिल्कुल अपन वो उस टॉपिक के एमसीक्यूज़ आपको कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर तो देखो करना ही है, लाइक भी बिल्कुल करना नहीं भूलना है। मिलेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 16 के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।